हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सुपर फास्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का रैपिड रिवीजन वीडियो स्पेशली डिजाइन फॉर इग्नू एमबीए एमएमपीसी 6। सो अगर आपके पास टाइम कम है और रिवीजन करना है स्मार्ट वे में तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैं आपको यहाँ मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगी, शॉर्ट, सिंपल और एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपनी के मार्केटिंग डिसीजंस और कस्टमर रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस के आसपास जो भी चेंजेस या फोर्सेस है वो मिलके मार्केटिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। ओके, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मतलब एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना क्यों जरूरी है। फर्स्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब मार्केट के ट्रेंड समझने से बिजनेस टाइमली डिसीजंस ले सकता है। सेकंड, अडेप्टिंग टू चेंजेस। एनवायरनमेंट हर वक्त चेंज होता है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं या गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते रहते हैं। सो इन चेंजेस को कंपनी को अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ता है। थर्ड, इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कंपनी मार्केट की नीड समझेगी तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केट नॉलेज से कॉम्पिटिटर के मूव्स को काउंटर कर सकते हो। एंड फिफ्थ, हेल्प्स इन रिस्क मैनेजमेंट। फ्यूचर रिस्क का अंदाजा लगाकर कंपनी अपने स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर कर सकती है। सो इसलिए एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना, उसे एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो कंपनी को प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज ही नहीं करेगी तो उसे पता कैसे चलेगा कि कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइजेस रख रखी है। सो इसलिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकंड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चलिए एक एक करके देखते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। मतलब ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज, कंपनी का कल्चर या मैनेजमेंट स्टाइल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन कैपेसिटी या कंपनी की इमेज या रेपुटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स से इजीली कॉम्पीट कर सकती है, राइट। सो ये होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, मीन्स कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस। ओके, अब सेकेंड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मीन्स अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। ये फैक्टर्स कंपनी के बाहर होते हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ अडेप्ट किया जा सकता है। ओके, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। सो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है एक बिजनेस पे। मतलब ये एनवायरनमेंट डायरेक्टली कंपनी के ऑपरेशंस पर इफेक्ट करता है। इसमें क्या क्या आता है? कस्टमर्स, मीन्स कंपनी का मेन फोकस, उनकी नीड, उनका सेटिस्फैक्शन। देन कॉम्पिटिटर्स, मीन्स राइवल कंपनीज जो सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर करती है। देन सप्लायर्स, मीन्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ गई तो प्राइस पर असर पड़ेगा। उसके अलावा इंटरमीडियरीज, मतलब एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। देन पब्लिक, मीन्स मीडिया, लोकल कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स, इन सब का परसेप्शन भी कंपनी पर असर डालता है। सो ये होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है एक कंपनी के ऑपरेशंस पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉम्पिटिटर ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया तो आपको भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है कंपनी पे, लेकिन इसका इम्पैक्ट ब्रॉड होता है। मतलब ये वो लार्ज स्केल फैक्टर्स होते हैं जो पूरे इंडस्ट्री पे असर करते हैं, नॉट जस्ट एक कंपनी पे। सो इसमें क्या क्या आता है? पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे गवर्नमेंट रूल्स, टैक्स पॉलिसीज। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम लेवल, इंटरेस्ट रेट्स। देन सोशो कल्चरल फैक्टर्स, जैसे पीपल्स लाइफस्टाइल, वैल्यूज, ट्रेडिशंस। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे न्यू इन्वेंशंस एंड ऑटोमेशन। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स,
जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्रीन लॉज, उसके बाद डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे एज, जेंडर, पॉपुलेशन ग्रोथ। सो ये सारे मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, और नॉट जस्ट अ बिजनेस, पूरे इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब लोग इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल प्रेफर करने लगे तो कंपनीज ने रिसाइक्लेबल पैकेजिंग लॉन्च किया, राइट। सो ये मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके, अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मतलब मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता कैसा है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, मतलब हर टाइम बदलता रहता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल होता है, स्पेशली एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस या एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। देन मार्केटिंग एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, मतलब फ्यूचर में क्या चेंज होगा हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और मार्केटिंग एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है, मीन्स हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट होता है। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मार्केटिंग एनवायरनमेंट की। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है पूरे मार्केट को छोटे छोटे कस्टमर ग्रुप्स में डिवाइड करना, जिनके नीड्स, प्रेफरेंसेस और बाइंग बिहेवियर एक जैसे होते हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट सबके लिए सूटेबल नहीं होता, हर कस्टमर ग्रुप के लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अप्रोच बनानी पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शैम्पू ब्रांड्स अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च करती है, ड्राई हेयर के लिए, ऑयली हेयर के लिए, एंटी डैंड्रफ एक्सेट्रा। सो ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करना जरूरी क्यों है। फर्स्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। सेगमेंटेशन से कंपनीज को अपने कस्टमर के नीड्स और प्रेफरेंसेस क्लियरली समझने में हेल्प मिलती है, राइट। सेकेंड, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, मतलब मार्केटिंग बजट और एफर्ट्स उन्हीं सेगमेंट्स पर फोकस किए जा सकते हैं जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो। देन थर्ड, राइट टारगेट मार्केट सिलेक्शन, मतलब कंपनी डिसाइड कर सकती है कि उन्हें किस ग्रुप के कस्टमर्स को सर्व करना है, आई मीन सबको नहीं, सिर्फ अपने आइडियल ऑडियंस को। देन फोर्थ, इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जब टारगेट क्लियर होता है तो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल मैसेजेस ज़्यादा फोकस्ड और इम्पैक्टफुल होते हैं, राइट। देन फिफ्थ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन, मतलब जब कंपनी अपने टारगेट ग्रुप की एग्जैक्ट नीड फुलफिल करती है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी दोनों बढ़ते हैं। सो इसलिए मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करना या छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन पे। सबसे पहला टाइप है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, मीन्स बेस्ड ऑन एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉयज फॉर किड्स, फेयरनेस क्रीम्स फॉर मेन एंड वुमेन, प्रीमियम वॉचेस फॉर हाई इनकम ग्रुप्स। ये एग्जाम्पल्स होते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के। ओके, उसके बाद है जोग्राफिक सेगमेंटेशन, मीन्स बेस्ड ऑन लोकेशन, जैसे कंट्री, स्टेट, रीजन, सिटी, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वुलन क्लोथ्स नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बिकते हैं एंड कोस्टल एरियाज में सनस्क्रीन और बीच वेयर की डिमांड ज़्यादा होती है, राइट। सो ये होता है जोग्राफिक सेगमेंटेशन। उसके बाद है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मीन्स बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, सोशल क्लास, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी कार्स एंड डिज़ाइनर ब्रांड्स हाई इनकम एंड स्टेटस कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए टारगेट किए जाते हैं। सो ये हो गया साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। देन उसके बाद है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, मीन्स बेस्ड ऑन यूसेज पैटर्न, ब्रांड लॉयल्टी, बेनिफिट सॉट और यूजर स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एयरलाइंस अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है, या कोई कॉफ़ी ब्रांड्स रेगुलर और ओकेजनल ड्रिंकर्स के लिए अलग अलग पैक्स ऑफर करती है। सो ये हो गया बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ओके, सो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। इसमें से हमने सेगमेंटेशन तो पढ़ ही लिया कि मार्केट को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, जोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो अब एक बारी हम टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग भी समझ लेते हैं। सो अब है टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब होता है
बेस्ट कस्टमर सेगमेंट चूज करना। सेगमेंटेशन के बाद कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो किस पर्टिकुलर सेगमेंट को सर्व करेगी, यानी सभी ग्रुप्स में से उन कस्टमर्स को सेलेक्ट करना जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट और ब्रांड ग्रोथ के चांसेस हो। ओके, ये होता है टारगेटिंग। अब कुछ टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज भी होती है, जैसे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब एक ही प्रोडक्ट सबके लिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स। उसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड या नीश मार्केटिंग, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पर फोकस करना है हमें। सो ये कुछ टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज होती है। अब टारगेटिंग का मेन काम ये होता है कि मार्केटिंग एफर्ट्स फोकस्ड और एफिशिएंट रहे, ताकि हम अपने जो भी हमने सेगमेंट चूज किया है हम उसे अच्छे से सर्व कर पाए। ओके, अब उसके बाद है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब है कस्टमर के माइंड में एक क्लियर, यूनिक और डिजायरेबल इमेज क्रिएट करना, जिससे ब्रांड अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखे। यानी कस्टमर जब प्रोडक्ट कैटेगरी सोचता है तो उसके माइंड में तुरंत आपकी ब्रांड की इमेज आए। ओके, सो दिस इज पोजिशनिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल, उसकी एक अपनी ही ब्रांड इमेज है कस्टमर्स के माइंड में, राइट। सो पोजिशनिंग का काम ही ये है लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करना और अपने कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना। ओके, अब एक क्विक समरी। सो एसटीपी यही है, जिसमें सेगमेंटेशन का मतलब है मार्केट को ग्रुप्स में डिवाइड करना, टारगेटिंग का मतलब है मोस्ट प्रॉफिटेबल और सूटेबल ग्रुप चूज करना, एंड पोजिशनिंग का मतलब है अपने कस्टमर्स के माइंड में अपने ब्रांड की एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करना। ओके, सो दिस इज एसटीपी। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि एक प्रोडक्ट अपनी मार्केट लाइफ में अलग अलग स्टेजेस से कैसे गुजरता है, फ्रॉम लॉन्च टू डिक्लाइन। मतलब हर स्टेज में प्रोडक्ट के सेल्स, प्रॉफिट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अलग होती है। सो कंपनीज के लिए कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो हर स्टेज में राइट मार्केटिंग डिसीजंस ले सके। ओके, अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सबसे पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज। मतलब इसमें प्रोडक्ट मार्केट में नया नया लॉन्च ही हुआ है। सो इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स लो होती है क्योंकि अवेयरनेस कम होती है, एंड प्रमोशन कॉस्ट हाई होती है, जैसे एडवर्टाइजिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, एंड प्रॉफिट कम या नेगेटिव हो सकता है। ओके, सो इंट्रोडक्शन स्टेज में फोकस ये रहता है अवेयरनेस क्रिएट करना और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। सो इसमें स्ट्रैटेजी भी यही रहती है, हैवी प्रमोशन, ट्रायल ऑफर्स, फ्री सैम्पल्स देना एंड इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। सो ये होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। ओके, अब नेक्स्ट है ग्रोथ स्टेज। इसमें प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सेप्टेंस मिलना शुरू होता है। सो सेल्स रैपिडली इंक्रीज होती है और प्रॉफिट्स भी राइज करने लगते हैं, एंड यहाँ पर कंपटीशन मार्केट में एंटर करना स्टार्ट करता है। सो ग्रोथ स्टेज में फोकस ये रहता है मार्केट शेयर बिल्ड करना और ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट करना, एंड यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये होती है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, न्यू फीचर्स ऐड करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्सपैंड करना एंड ब्रांडिंग पर फोकस करना। ओके, सो ये होती है ग्रोथ स्टेज। उसके बाद है मेच्योरिटी स्टेज। इसमें सेल्स पीक लेवल पर पहुंच जाती है, एंड मार्केट में कंपटीशन और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, प्रॉफिट स्टेबलाइज होने लगते हैं या थोड़े डिक्लाइन करने लग जाते हैं। सो मेच्योरिटी स्टेज में फोकस रहता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पे और कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन करना, एंड यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहती है प्रोडक्ट वेरिएशंस, डिस्काउंट्स देना, ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, प्रमोशनल स्कीम्स एंड रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। ओके, सो ये होती है मेच्योरिटी स्टेज। उसके बाद लास्ट है डिक्लाइन स्टेज। यहाँ पर सेल्स ग्रेजुअली फॉल होने लगती है ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी या चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस। प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो जाता है, मतलब पुराना हो जाता है। सो डिक्लाइन स्टेज में फोकस रहता है कॉस्ट कंट्रोल पे या फिर प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन पर डिसीजन लेने पे, एंड स्ट्रैटेजी रहती है प्राइस रिडक्शन, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट लाइन सिंप्लीफिकेशन या रीब्रांडिंग। सो ये होती है डिक्लाइन स्टेज। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, जैसे नोकिया फ़ोन्स। इंट्रोडक्शन से मेच्योरिटी स्टेज तक इसका मार्केट बूम हुआ। देन स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन के बाद, मतलब जब बहुत सारी कंपनीज अपने न्यू न्यू स्मार्टफोन्स ले आई, तो ये डिक्लाइन स्टेज में चला गया, राइट। ऐसे ही कोका कोला है,
स्मार्ट मार्केटिंग और कंटिन्यूस इनोवेशन के थ्रू अब तक भी मैच्योरिटी स्टेज मेंटेन कर रहा है। सो ये कुछ पीएलसी या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्राइसिंग। देखो, प्राइसिंग मार्केटिंग का मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस डायरेक्टली रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, डिमांड और ब्रांड की इमेज को अफेक्ट करता है, राइट। सो इसलिए सही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से कंपनी इजीली मार्केट में कॉम्पीट कर सकती है, कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर सकती है। सो ये होता है प्राइसिंग। अब प्राइस की डेफिनेशन की बात करें तो प्राइस वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के बदले में पे करता है, राइट। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, ये प्रोडक्ट की वैल्यू, क्वालिटी और ब्रांड पोजिशनिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है। ओके, चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। कंपनीज डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स अडॉप्ट करती है, जैसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, मीन्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। सेकंड, सर्वाइव इन मार्केट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव प्रेशर के टाइम प्राइसेस को एडजस्ट करके बिजनेस को सस्टेन करना। देन थर्ड, इंक्रीज मार्केट शेयर, मीन्स प्राइस अट्रैक्टिव रख के ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। देन एंटर न्यू मार्केट, नए मार्केट में एंट्री के लिए इनिशियली लोअर प्राइस रखना। देन मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी, फेयर प्राइसिंग और कंसिस्टेंट वैल्यू के थ्रू लॉयल कस्टमर बेस मेंटेन करना। उसके अलावा इम्प्रूव ब्रांड इमेज, समटाइम्स हाई प्राइस प्रीमियम इमेज क्रिएट करता है। सो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है प्राइसिंग के, जो कंपनीज डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करती है। ओके, अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। सबसे पहले है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है न्यू मार्केट में एंट्री के लिए इनिशियली लो प्राइस सेट करना। इसका एम होता है क्विकली मार्केट शेयर गेन करना और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस को अट्रैक्ट करना। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जियो। जियो ने लॉन्च के टाइम फ्री और लो कॉस्ट प्लान्स दिए थे, जिससे मैसिव कस्टमर बेस बिल्ड हुआ, राइट। सो ये होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब नेक्स्ट है प्राइस स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग का मतलब होता है इनोवेटिव या यूनिक प्रोडक्ट के लिए इनिशियली हाई प्राइस रखी जाती है, लेटर प्राइस ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाता है जब कंपटीशन बढ़ता है। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एप्पल के आईफोन्स। उसका इनिशियली हाई प्राइस रखा गया क्योंकि ये ब्रांड कस्टमर्स को कुछ वैल्यू ऑफर कर रही है, सो कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। ओके, सो ये होती है प्राइस स्किमिंग। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसका मतलब है कंपनी अपनी प्राइस कॉम्पिटिटर से सिमिलर रखती है ताकि मार्केट में रेलिवेंट रहे। ये मोस्टली हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रोसरी ब्रांड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या डेली यूज प्रोडक्ट्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ओके, अब देख लेते हैं कुछ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब है कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। मीन्स ये प्राइस सिंपली कॉस्ट पे बेस्ड होती है। ओके, उसके बाद सेकंड है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। मतलब प्राइस कस्टमर के परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पर सेट होती है, नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट। ये स्ट्रैटेजी मोस्टली प्रीमियम ब्रांड्स यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टारबक्स, एप्पल, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई नहीं होती बट इनकी परसीव्ड वैल्यू हाई होती है। सो ये होती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। उसके बाद है डायनेमिक प्राइसिंग। मतलब प्राइजेस रियल टाइम डिमांड, सप्लाई और कस्टमर बिहेवियर के बेसिस पर चेंज होती है। ये जनरली टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस में कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लाइट्स की बुकिंग, होटल बुकिंग्स, कैब बुकिंग्स। ओके, सो ये होती है डायनेमिक प्राइसिंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रमोशन मिक्स। देखो, प्रमोशन मिक्स उन सारे कम्युनिकेशन टूल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनका यूज कंपनी कस्टमर्स को इन्फॉर्म, परसुएड और रिमाइंड करने के लिए करती है। ये मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इससे कंपनी अपने ब्रांड की विजिबिलिटी, रेपुटेशन और सेल्स सबको इम्प्रूव कर सकती है, राइट। सो प्रमोशन मिक्स का मेन एम होता है राइट मैसेज, राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे पहुंचाना। ओके, अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। मीन्स कौन कौन से वेज है प्रमोशन करने के। सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग होता है एक पेड एंड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन। मीन्स इसमें हम वन टू वन प्रमोशन नहीं करते। एडवर्टाइजिंग का पर्पस होता है लार्ज ऑडियंस को क्विकली रीच करना, राइट। इसमें मास मीडिया का यूज होता है।
फॉर एग्जांपल जैसे टीवी एड्स, यूट्यूब एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, बिल बोर्ड्स, ओटीटी एड्स एक्सेट्रा। सो ये होता है एडवर्टाइजिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन होता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जिससे कस्टमर्स को इमीडिएट परचेज के लिए मोटिवेट किया जाता है। इसका पर्पस होता है क्विकली सेल्स को बूस्ट करना और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर्स, फेस्टिवल डिस्काउंट्स, कूपन्स, स्क्रैच कार्ड्स, कैशबैक्स, ये सब एग्जाम्पल्स है सेल्स प्रमोशन के। ओके, उसके बाद है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड कस्टमर, राइट। इसका पर्पस होता है पर्सनलाइज सेलिंग, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन या नेगोशिएशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे शोरूम में सेल्स पर्सन होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स या कार शोरूम का स्टाफ। सो ये होती है पर्सनल सेलिंग, राइट। उसके बाद है पब्लिक रिलेशंस, पीआर। पीआर कंपनी की पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए एक्टिविटीज होती है। इसका पर्पस होता है ब्रांड की गुडविल क्रिएट करना और पब्लिक ट्रस्ट गेन करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेस रिलीजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सीएसआर एक्टिविटीज, स्पॉन्सरशिप्स। सो ये होते हैं पब्लिक रिलेशंस। ओके, उसके बाद है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है? जहां कंपनी डायरेक्टली कस्टमर से कम्युनिकेट करती है विदाउट एनी मिडिल मैन। इसका पर्पस होता है पर्सनलाइज्ड ऑफर्स या फिर कस्टमर से डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस ऑफर्स, व्हाट्सएप प्रमोशंस या टेली मार्केटिंग। सो ये होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। ओके, देन उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, राइट। इसका पर्पस होता है वाइडर रीच एट लोअर कॉस्ट प्लस अच्छे रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अब है पर्पस ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का पर्पस होता है टू इन्फॉर्म द ऑडियंस, मीन्स कस्टमर्स को प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स और अवेलेबिलिटी के बारे में बताना। सेकंड, उन्हें परसुएट करना, मीन्स कस्टमर्स को कन्विंस करना कि उन्हें ये प्रोडक्ट क्यों बाय करना चाहिए। देन रिमाइंड, मीन्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ब्रांड के बारे में रेगुलरली याद दिलाना। देन डिफ्रेंशिएट, मीन्स कॉम्पिटिंग ब्रांड्स के बीच अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाना। उसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग, मीन्स लॉन्ग टर्म ब्रांड अवेयरनेस और ट्रस्ट क्रिएट करना। सो ये पर्पस होता है प्रमोशन मिक्स का। ओके, अब प्रमोशन मिक्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पेप्सी और कोका कोला दोनों अग्रेसिव प्रमोशन मिक्स यूज करते हैं, जैसे टीवी एड्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स या सोशल मीडिया कैंपेन्स। सो इससे उनकी ब्रांड रिकॉल बहुत स्ट्रांग होती है और ऑडियंस हर वक्त इन ब्रांड्स को याद रखती है, राइट। अब एक बारी सेल्स प्रमोशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, सेल्स प्रमोशन का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज होती है जो सेल्स को बूस्ट करने के लिए डिजाइन की जाती है। इसका मेन एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, राइट। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शॉर्ट टर्म सेल्स को इंक्रीज करना, न्यू प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए कस्टमर्स को परसुएट करना या मोटिवेट करना, एंड डीलर्स और रिटेलर्स को एनकरेज करना और स्टॉक क्लियर करना। ओके, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। इसमें सबसे पहले है कंज्यूमर प्रमोशन, मतलब डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए प्रमोशन करना, जैसे कि कूपन्स देना, फ्री गिफ्ट्स देना, डिस्काउंट्स देना, या फिर बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर्स देना। सो ये होता है कंज्यूमर प्रमोशन। उसके बाद है ट्रेड प्रमोशन, मतलब रिटेलर्स और डीलर्स के लिए प्रमोशन, जैसे इंसेंटिव या बोनस देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स्ट्रा मार्जिन ऑन बल्क परचेज। सो ये होता है ट्रेड प्रमोशन। उसके बाद है सेल्स फोर्स प्रमोशन, मतलब सेल्स स्टाफ के लिए प्रमोशन, जैसे बोनसेस, ट्रिप्स या रिवॉर्ड्स देना फॉर मीटिंग टारगेट्स। सो ये होता है सेल्स फोर्स प्रमोशन। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन होते हैं। ओके, उसके बाद है स्टेप्स इन सेल्स प्रमोशन प्लानिंग। मीन सेल्स प्रमोशन प्लानिंग किस तरह से की जाती है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो कि आपका टारगेट क्या है, आपको क्या अचीव करना है सेल्स प्रमोशन के थ्रू। देन अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करो, मीन्स आपको किस पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना है।
उसके बाद सेल्स प्रमोशन टूल चूज़ करो कि किस तरह से आपको सेल्स प्रमोशन करना है, जैसे डिस्काउंट्स देके या गिफ्ट्स देके, कूपन्स देके। देन अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करो और इवैल्यूएट करो। ओके, सो दीज़ आर द स्टेप्स इन सेल्स प्रमोशन प्लानिंग। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, स्ट्रैटेजीज ऑफ सेल्स प्रमोशन। दो स्ट्रैटेजीज होती है सेल्स प्रमोशन की, पुश स्ट्रैटेजी एंड पुल स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी क्या होती है? जिसमें डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू प्रोडक्ट को पुश किया जाता है कस्टमर्स तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे एफएमसीजी कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव्स देती है अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए कस्टमर्स तक, राइट। सो ये होती है पुश स्ट्रैटेजी। उसके बाद है पुल स्ट्रैटेजी। इसमें कस्टमर्स को डायरेक्टली अट्रैक्ट किया जाता है थ्रू एड्स एंड ऑफर्स, जैसे एडवर्टाइजिंग देना, कूपन्स देना। इससे कस्टमर डिमांड क्रिएट की जाती है। ये होती है पुल स्ट्रैटेजी। सो इन दोनों स्ट्रैटेजीज में यही डिफरेंस है कि पुश स्ट्रैटेजी में कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को पुश किया जाता है, मीन्स पहुंचाया जाता है, और पुल स्ट्रैटेजी में कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है अपने प्रोडक्ट की तरफ ताकि कस्टमर्स खुद सामने से आपका प्रोडक्ट बाय करने आए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रांडिंग। देखो, ब्रांडिंग का मतलब होता है एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना किसी प्रोडक्ट या कंपनी के लिए ताकि वो मार्केट में क्लियरली कॉम्पिटिटर से अलग दिख सके। ओके, ये आइडेंटिटी सिर्फ नेम, लोगो, डिजाइन, कलर या टैगलाइन तक ही लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है जो कस्टमर ब्रांड के साथ फील करता है, राइट। सो स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग से प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है। सो अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है? सबसे पहले है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मीन्स ब्रांडिंग प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखाती है। जैसे मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी कस्टमर्स को चूज करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेप्सी वर्सेस कोका कोला, इनका टेस्ट सिमिलर होता है पर ब्रांडिंग डिफरेंट है, राइट। देन सेकंड, बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी। मीन्स अच्छी ब्रांडिंग के थ्रू कस्टमर्स ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इससे लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और रिपीट परचेज इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल यूजर्स हेविली लॉयल रहते हैं, राइट। देन अलाउज प्रीमियम प्राइसिंग। मीन्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए हायर प्राइस चार्ज कर सकता है बिकॉज कस्टमर्स उन्हें हाई वैल्यू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल, स्टारबक्स या रोलेक्स, राइट। उसके बाद है हेल्प्स इन ब्रांड एक्सटेंशन। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इजीली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट ऑलरेडी होता है उनके पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा ब्रांड ने सॉल्ट से लेकर कार्स तक मल्टीपल कैटेगरी सक्सेसफुली लॉन्च किए, राइट। इसके अलावा मार्केटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ब्रांडिंग से कम्युनिकेशन ईजियर हो जाता है एंड एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड को प्रमोट करना ईजी और इफेक्टिव होता है। सो ये इंपॉर्टेंस होती है ब्रांडिंग की। इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, दैट कंज्यूमर्स बाय ब्रांड्स नॉट प्रोडक्ट्स, जिसमें आपको ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस ही लिखनी है। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब एक बार हम चैलेंजेस इन ब्रांडिंग भी देख लेते हैं। ब्रांडिंग में कुछ चैलेंजेस होते हैं जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स एंड फेक ब्रांडिंग। मीन्स मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स ब्रांड की इमेज को डैमेज कर सकते हैं। फेक ब्रांडिंग ब्रांड के ट्रस्ट को भी रिड्यूस कर सकती है, राइट। देन कंसिस्टेंट इमेज मेंटेन करना हर प्लेटफॉर्म पर, जैसे सोशल मीडिया पर या एडवर्टाइजमेंट्स से एक कंसिस्टेंट ब्रांड लुक और मैसेज मेंटेन करना चैलेंजिंग होता है। देन उसके अलावा कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना, इट टेक्स टाइम बिकॉज ब्रांड ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, लॉन्ग टर्म क्वालिटी, सर्विस और कम्युनिकेशन से बिल्ड होता है। सो न्यू ब्रांड्स के लिए तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा मार्केट कॉम्पिटिशन, हर इंडस्ट्री में मल्टीपल ब्रांड्स कॉम्पीट करते हैं, इसलिए अपने ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी बनाना टफ हो सकता है। सो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं ब्रांडिंग के। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग के। जैसे एप्पल, इसकी ब्रांड इमेज कैसी है? इनोवेशन प्लस प्रीमियम क्वालिटी। देन नाइके, परफॉर्मेंस प्लस स्टाइल। और टाटा, ट्रस्ट प्लस रिलायबिलिटी। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग के। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट लाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स। प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है एक कंपनी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ग्रुप, यानी जो सिमिलर फंक्शन या टारगेट मार्केट के लिए डिजाइन किए गए हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोलगेट कंपनी के डिफरेंट टूथपेस्ट वेरिएंट्स,
कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, कोलगेट टोटल, कोलगेट किड्स एक्सेट्रा, सब एक प्रोडक्ट लाइन के अंडर आते हैं, राइट? सो ये होता है प्रोडक्ट लाइन। सबसे पहले है प्रोडक्ट लाइन पोजिशनिंग। इसका मतलब है एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर अलग अलग वेरिएंट्स को डिफ्रेंशिएट करना, एंड कंपनी हर वेरिएंट के लिए अलग अलग इमेज बनाती है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट लाइन पोजिशनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सनसिल्क ने ड्राई हेयर के लिए अलग शैम्पू बनाया और ऑयली हेयर के लिए अलग वर्जन बनाया। सो ये है प्रोडक्ट लाइन पोजिशनिंग। उसके बाद है लाइन स्ट्रेचिंग। जब कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करती है, आइदर अपवर्ड, डाउनवर्ड या बोथ डायरेक्शंस में, तो उसे हम बोलते हैं लाइन स्ट्रेचिंग। ओके, अब लाइन स्ट्रेचिंग कुछ टाइप्स की हो सकती है, जैसे अपवर्ड स्ट्रेचिंग, मतलब जब कंपनी अपने लाइन में प्रीमियम प्रोडक्ट ऐड करती है, उसे बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रेचिंग। देन सेकंड है डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, मतलब कंपनी लोअर प्राइस सेगमेंट में अपना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो होता है डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग। देन टू वे स्ट्रेचिंग, मतलब जब कंपनी दोनों डायरेक्शंस में एक्सपैंड करती है, एक तरफ प्रीमियम और दूसरी तरफ बजट, तो ये होती है टू वे स्ट्रेचिंग। ओके, और फिर है लाइन फिलिंग, मतलब कंपनी जब सेम प्राइस रेंज में और वेरिएंट्स ऐड करती है, जैसे साइज, फ्लेवर या कलर। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेप्सी 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर बॉटल्स, ये सब लाइन फिलिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज मार्केटिंग मैनेजमेंट रैपिड रिवीजन सेशन। आज हमने कवर किए मार्केटिंग के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एग्जाम टॉपिक्स जो इग्नू के एग्जाम्स में बार बार आते हैं। अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिमेनिंग हैं जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल बी बैक विद पार्ट 2, सो डोंट मिस इट। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखो रेडी फॉर नेक्स्ट सेशन, या अगर किसी और सब्जेक्ट का भी रैपिड रिवीजन वीडियो चाहिए हो तो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।